आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट आपकी जो है वो है बेटा कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत हम पाठ्यक्रम होता क्या है, इसके दार्शनिक आधार, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। प्रकृति के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये पाठ्यक्रम होता क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वास्तव में इसका जो सही अर्थ है वो क्या निकलता है। देखो, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैरिकुलम। क्या बोलते हैं? कैरिकुलम। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना कि कैरिकुलम शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कुरेरे के नाम से इसको जाना जाता है और जिसका अर्थ निकलता है दौड़ का मैदान। ये जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके। आप कोई भी कंपटीशन दोगे ना तो इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बालक है उसका संपूर्ण जो विकास होता है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो कहाँ होता है? दौड़ के मैदान में। और ये दौड़ का मैदान ये एजुकेशन से कैसे संबंधित है भाई? एक सत्र के दौरान आप जो कुछ भी यहाँ पर सीखते हो, यानी कि सीखते हो मतलब आप यहाँ पर कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? बीएड करना, ठीक है? तो बीएड जब तक आपकी ये बीएड चलेगी, ठीक है, एक सत्र के दौरान जो भी सीखते हो और जो भी एक्टिविटीज होती है वो इस कैंपस में रहते हुए, ठीक है, ये एक तरीके से मैदान है जहां पर आप अपने उद्देश्यों को पूरा करें। इसी तरह से बालक क्या करता है? विद्यालय में रहते हुए एक सत्र के दौरान अपने उद्देश्यों को पूरा करता है और वही क्या कहलाता है? क्या? दौड़ का मैदान, ठीक है। जिस तरह से दौड़ के मैदान की एक क्षेत्र, एक सीमा निर्धारित होती है, वहां पर जो है बालक क्या करता है? अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, ठीक है। तो एक सत्र के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? दौड़ का मैदान। उससे संबंधित किया गया है इसको दौड़ के मैदान से। अब बात आती है कौन सी भाषा से संबंधित है ये? शुरुआत कहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति? लैटिन भाषा से, ठीक है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। अब इसका आता है संकुचित अर्थ। तो पहले देखो, पहले पाठ्यक्रम का अर्थ सिर्फ इतना था, जब वो कैरिकुलम एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं हुई थी उस वक्त सिर्फ इतना था कि आपसे के विषय संबंधी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाना, सिर्फ विषय का ज्ञान। यही उद्देश्य होता था कि बालक को विषय का ज्ञान करवाया जाए। लेकिन बाद में क्या है, वो कैरिकुलम एक्टिविटीज स्टार्ट करते तो एक सत्र के दौरान सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं, विषय से संबंधित और अन्य गतिविधियां जो कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को अच्छा अनुभव प्रदान करती है, बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास करती है, बच्चे को नई नई चीजें सीखने को मिलती है, सिर्फ विषय का ज्ञान उसको नहीं होता। तो देखिए, उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं इसके संकुचित अर्थ की। संकुचित मतलब छोटा, संकुचित मतलब छोटा अर्थ के पहले क्या माना जाता था कि पाठ्यक्रम सिर्फ अपनी विषय वस्तु को समझना और रखना। क्या था पाठ्यक्रम का मतलब? अपनी विषय वस्तु को समझना और रखना। लेकिन आज के समय में इसकी जो अर्थ है, इसकी परिभाषा है वो चेंज हो गई है, यानी कि पाठ्यक्रम का क्षेत्र अब कैसा हो गया है? व्यापक हो गया है, बढ़ गया है। अब सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। एक सत्र के दौरान शिक्षक जो है, शिक्षक एक विद्यालय के अंदर शिक्षक के संरक्षण में जो भी बच्चा सीखता है या जो भी गतिविधि करता है, पढ़ाई के अलावा आपका यदि बच्चे का एसपीडब्ल्यू कैंप होता है, यदि कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, यदि किसी तरह का कोई कंपटीशन होता है, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो चाहे ड्राइंग कंपटीशन हो, और स्कूल लेवल पर ये जो है कंपटीशन चलते रहते हैं, तो इससे क्या होता है? बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं बाहर आती है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चा खुद अनुभव करके सीखता है, तो उसका मानसिक विकास भी होता है, ठीक है। तो इसका व्यापक अर्थ क्या हुआ? व्यापक मतलब जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका सिर्फ एक विषय वस्तु को रखने तक सीमित नहीं है।
तो विद्यालय में रहते हुए एक सत्र के दौरान शिक्षक के संरक्षण में की गई सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत आई। देखिए, यदि हम बात करें तो कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं हैं। अगर उन परिभाषाओं के बारे में अगर आप जानोगे तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा है, देखो टीपी नन नहीं, मैं सबसे पहले आपको जो कलिंगम की पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह से इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने क्या बोला है कि पाठ्यक्रम, ध्यान से सुनना, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है किसकी कि इसमें कलाकार कौन है। ठीक है, साधन किसकी बात करी गई है। दूसरा, सामग्री क्या है, आदर्श किसको माना है, आदर्श कौन है, और चित्रशाला कौन है। चित्रशाला क्या है? देखो, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सकता है। इसमें कलिंगम ने कलाकार किसको माना है? शिक्षक। किसको माना है? शिक्षक को। क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ता है ना बच्चे के ऊपर, वो किसका पड़ता है? एक टीचर का पड़ता है, एक शिक्षक का पड़ता है। बच्चे हमेशा शुरू से ही शिक्षक को, टीचर्स को अपना आदर्श मानते। जैसे वो बोलता है, उसका व्यवहार, उसका पहनने का तरीका, उसका जो जैसे बच्चों के साथ में किस तरह से क्या, जो जैसे वो पढ़ाता है, वो सब चीजें कॉपी करता है, बड़े ध्यान से करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? शिक्षक का। तो पाठ्यक्रम क्या है? कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है। इसमें साधन किसको माना है बेटा? पाठ्यक्रम जो भी है उसको क्या माना है? साधन माना। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? जिससे वह अपनी सामग्री, सामग्री मतलब जो उसका उद्देश्य है, जो शिक्षक का उद्देश्य है, जो बालक का, विद्यार्थी का उद्देश्य है, सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार, ठीक है, क्या करेगा? सॉरी, ये क्या आएगा? सामग्री विद्यार्थी। विद्यार्थी को शिक्षक क्या करेगा? विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार, मतलब अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला, मतलब विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में ढाल सकता है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षक साधन यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा, शिक्षक क्या करता है? पाठ्यक्रम के द्वारा, यानी कि जो भी एक सत्र के दौरान जो भी कार्य किया जाता है, शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी सीखता है, जिससे वह अपनी सामग्री यानी कि विद्यार्थी को, किसको? विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार, यानी कि अपने उद्देश्यों के अनुसार। शिक्षक का काम क्या होता है? अपने उद्देश्यों को पूरा करना। कि कौन से उद्देश्य को, कि भाई कैसे भी करके उसको जो है सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है। एक सत्र के दौरान जो भी एक्टिविटीज होती है वो कौन करवाता है? शिक्षक करवाता है। ठीक है, तो आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय के अंदर बालक को ढाल सकता है। तो एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बालक पर पड़ता है और वो अपने व्यवहार से बालक के अंदर पढ़ने में क्या पैदा कर सकता है? रुचि पैदा कर सकता है। बच्चे को उस विद्यालय के एनवायरनमेंट में, विद्यालय के वातावरण में ढालने का काम करता है। ठीक है, तो किसने बोला ये? किसका माना था ये? कलिंगम का। किसका माना था? कलिंगम का। इसके बाद में हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन है टीपी नन। टीपी नन की यदि हम बात करें तो टीपी नन के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए जिसका विशाल संसार के लिए
स्थायी महत्व है। यानी कि पाठ्यक्रम उद्देश्य आधारित होना चाहिए, आवश्यकता को पूरा करने वाला होना चाहिए। हमारा जो भविष्य है वो हमारा जीवन स्तर सुधर सके ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो हमारे जो डेली के जो जीवन है, जीवन से संबंधित है, और ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता है तो वो जो है वो बच्चों के क्या है, आगे बच्चे के किसी भी चीज को स्थायी, जीवन स्तर को स्थायी करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम क्या होता है, उसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ाई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया सभी चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चा हर तरीके से अपने हुनर को बाहर ला सके, हर चीज में वो एक्टिव हो सके, उसका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में देखो भले ही डिफाइन अलग अलग तरह से किया है, लेकिन इसका जो मेन अर्थ निकलता है वो सबका समान ही निकलता है। मुनरो ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य कैसे प्राप्त करते हैं हम, कि एक सत्र के दौरान जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारे, उन सभी को शिक्षक के संरक्षण में प्राप्त करना। ठीक है, क्या कहलाता है शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन मैं बेटा कल करवाऊंगी।